हर महंगी चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती और हर ट्रेंडिंग चीज़ स्मार्ट चॉइस नहीं होती। कुछ होम डेकोर ट्रेंड्स ऐसे हैं जो पहले दिन तो बड़ा इम्प्रेस करते हैं और उसके बाद हर रोज़ इरिटेट। टीवी के पीछे पूरा मार्बल सेटअप, बालकनी में कैफ़े और बेडरूम में पेंडेंट लाइट्स। पिछली वीडियो में हमने ऐसे होम ट्रेंड्स देखे थे जो फोटो में तो बड़े शानदार लगते हैं, लेकिन घर में रहते रहते उनकी असली कहानी समझ में आती है। क्योंकि घर की असली डिज़ाइन टेस्ट उस दिन नहीं होती जिस दिन इंटीरियर वाला आपको फाइनल फोटोज भेजता है। असली टेस्ट तो तब होती है जब सुबह जल्दी हो, किचन में 3 काम एक साथ चल रहे हो, मेड छुट्टी पर हो और बच्चे सोफा पर कुछ गिरा चुके हों। तब पता चलता है कि घर सुंदर बना था या समझदार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। तो आज बात करेंगे उन ट्रेंड्स की जो देखने में तो 10 on 10 हैं, लेकिन घर में इम्प्लीमेंट करने के बाद मुंह से यही निकलता है कि यार ये नहीं करवाना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं कुछ और ओवररेटेड और इम्प्रैक्टिकल होम ट्रेंड्स जिन्हें करवाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। पहला ओवररेटेड ट्रेंड है बड़ा बड़ा टीवी का वॉल यूनिट। ये वॉल यूनिट है या घर का ताजमहल। अब लिविंग रूम में आते ही सामने टीवी है। एक्चुअली टीवी है कहाँ पे? पहले मार्बल देखिए, फिर वुडन बैटन्स, फिर प्रोफाइल लाइट, फिर फ्लोटिंग कंसोल, फिर 2-3 डेकोर के पीसेस और हाँ, बीच में कहीं टीवी भी लगा रखा है हमने। आजकल टीवी यूनिट कई घरों में यूनिट कम और घर का मेन प्रोजेक्ट ज़्यादा हो गया है। टीवी चाहे आपके पास 60,000 का हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की वॉल पर कम से कम 1-1.5 लाख का खर्चा हो चुका होता है। और मुझे फ़नी चीज़ पर्सनली ये लगती है कि 4-5 साल के बाद अगर आप अपना टीवी अपडेट करना चाहते हैं तो आप टीवी तो बदल सकते हैं, लेकिन पीछे का पूरा मॉन्यूमेंट वहीं रहेगा। बहुत बिजी टीवी वॉल यूनिट का दूसरा इशू ये है कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं ना, तो आइडियली फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, लेकिन जो ये पीछे 10 मटेरियल्स कंपटीशन कर रहे हैं उन पर नज़र जाती रहती है बार बार। अगर टीवी की वॉल बनानी ही है तो एक डोमिनेंट मटेरियल या सिंपल टेक्सचर चुनिए, या फिर वही फ्लेक्सिबल फर्नीचर चुनिए। कल को अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है या आप घर बदल रहे हैं या आपको सेटिंग चेंज करनी है, आप उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सिंपल टेक्सचर चुन लीजिए, वायरिंग को हाइड करवा लीजिए, कंसोल की स्टोरेज ज़रूरत के हिसाब से रखिए और लाइटिंग को थोड़ा सबल रखिए। सिंपल वॉल, अच्छा प्रोपोर्शनेट कंसोल, सही लाइटिंग कई बार ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइमलेस लगता है। हर खाली वॉल को ये प्रूव नहीं करना होता कि मेरे ऊपर इंटीरियर हुआ है। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है पेंडेंट लाइट्स। भाई हर जगह क्यों लगानी है पेंडेंट लाइट्स? डाइनिंग के ऊपर पेंडेंट, किचन आइलैंड के ऊपर पेंडेंट, बेड साइड पे पेंडेंट। लगता है सीलिंग ने फैसला कर लिया है कि मुझे नीचे कुछ ना कुछ लटकाना ही है। डाइनिंग या आइलैंड के ऊपर सही स्केल और सही हाइट पर पेंडेंट बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर ओवर साइज ले लिया और थोड़ा सा नीचे हो गया अपनी हाइट से, तो सामने बैठे इंसान से अगर बात करनी है ना, तो लाइट के साइड से झांक कर देखना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर कर दिया तो जिस पर्पज़ के लिए लगाया था वो पर्पज़ ही चला जाएगा। गलत बल्ब या पोजीशन हुई तो ग्लेयर आंखों में पड़ेगी। और बेड साइड पेंडेंट्स तो फोटोज़ में बहुत लग्जरियस लगते हैं, लेकिन एक बार फिक्स हो गए ना तो बेड और साइड टेबल की शादी उसी लोकेशन से हो जाती है। कल बेड थोड़ा सा भी शिफ्ट करना है ना, या साइड टेबल का साइज चेंज करना है, इधर उधर करना है, या फिर आपकी रीडिंग की पोजीशन चेंज हो गई, तो पेंडेंट बोलेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रिशियन ने यहीं छोड़ा था, आप अपना देख लो। सोल्यूशन पेंडेंट छोड़ना नहीं है। अगर आपको पेंडेंट लाइट पसंद है ना, तो उसका स्केल और लोकेशन फर्नीचर फाइनल होने के बाद डिसाइड मत कीजिए, पहले डिसाइड कीजिए। डाइनिंग टेबल पर ऐसा साइज और हाइट रखिए कि जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनकी साइट लाइन ब्लॉक ना हो और लाइट आंखों में ना आए। और बेड साइड में अगर फर्नीचर बदलते रहने की हैबिट है ना, या फिर रीडिंग लाइट चाहिए, तो टेबल लैम्प या एडजस्टेबल वॉल लाइट ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। ट्रेंड तो ये अच्छा है, लेकिन हर बार सीलिंग को ज्वेलरी पहनाना ज़रूरी नहीं है। अब बेडरूम पे चलते हैं। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है फ्लोर टू सीलिंग तक अपहोल्स्टर्ड हेडबोर्ड। पूरा बेड बैक फैब्रिक में, सॉफ्ट पैनल्स फ्लोर से सीलिंग तक। होटल वाली लग्जरी फील आती है ना देखने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन होटल में और हमारे घर में एक छोटा सा डिफरेंस है। होटल में हाउस कीपिंग हमारी नहीं होती, हमें नहीं करनी पड़ती वहाँ जाके सफाइयाँ। इतना बड़ा फैब्रिक सरफेस बेडरूम में लगाया है
तो डस्ट तो आएगी उसके ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि वुडन सरफेस या लैमिनेट सरफेस की तरह कपड़ा मारकर 2 मिनट में क्लीन हो जाएगा। ऊपर से अगर लाइट फैब्रिक चुना है ना, तो सर की जो पोजीशन होती है उसके आसपास धीरे धीरे मार्क्स दिखने लग जाते हैं। जितना भी ध्यान रखें आप, वहाँ पर मार्क्स आ ही जाते हैं। अगर अपहोल्स्टर्ड हेडबोर्ड आपको पसंद ही है तो ज़रूर कराइए। बहुत कंफर्टेबल भी होता है, लेकिन अपहोल्स्ट्री वहीं तक रखिए जहाँ तक उसका काम है, मैक्सिमम 4 फीट। हेडबोर्ड तक पूरी फ्लोर टू सीलिंग वॉल कवर कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वॉल पेंट, वॉल पेपर या किसी इजी टू क्लीन फिनिश में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फैब्रिक चुनते समय सिर्फ कलर नहीं, मेंटेनेंस का भी ध्यान रखिए। रिमूवेबल, क्लीनेबल अपहोल्स्ट्री या प्रैक्टिकल डार्क टेक्सचर जो होता है ना, वो डेली लाइफ में ज़्यादा फॉरगिविंग रहता है। सिर्फ ग्रैंड बनाने के लिए पूरी वॉल को सोफ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोटो एक दिन खींचनेगी वहाँ पे, लेकिन साफ आपको उसको सालों तक करते रहना पड़ेगा। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है हाइड्रोलिक स्टोरेज बेड्स। स्टोरेज तो बहुत मिलता है, लेकिन एक्सेसिबल कितना रहता है। जब नया बेड लेने जाओ तो बड़ा प्रीमियम ऑप्शन लगता है। मैट्रेस के साथ पूरा का पूरा बेड ऐसे ऊपर उठ जाता है, नीचे इतना बड़ा स्टोरेज। पहली बार देखकर लगता है कि भाई इसमें तो आधा घर आ जाएगा। स्पेस तो सचमुच बहुत मिलता है, लेकिन स्टोरेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कितना सामान उसके अंदर पूरा आ सकता है। ये भी होता है कि सामान अंदर रखना और वापस निकालना कितना आसान है। हाइड्रोलिक बेड को एक तरफ से उठाने के बाद जो अंदर वाले फार ऑफ कॉर्नर्स होते हैं, वहां तक कंफर्टेबली पहुंचना आसान नहीं होता है। खासकर हेडबोर्ड वाली जो साइड होती है ना, उसके अंदर के जो कॉर्नर्स हैं, वहां पे सामान प्रॉपर्ली अरेंज करना है तो आपको झुककर अंदर तक पहुंचना पड़ता है। मतलब स्टोरेज पूरा है, लेकिन इंसान की बाहें उतनी लंबी नहीं है कानून के जितनी। फिर क्या होता है, जो पीछे रखा हुआ सामान है उनको निकालना हो तो सामान को हटाओ, फिर अंदर झुको, फिर ढूंढो, और धीरे धीरे वो जो फार ऑफ कॉर्नर्स है ना, ऐसे सामान का रिटायरमेंट होम बन जाते हैं जिससे आपने रखा तो था लेकिन अब याद ही नहीं है कि कहाँ रख दिया। उनको ढूंढना पड़ता है, या फिर कई बार इसलिए आलस आता है कि वहाँ झुककर निकालेगा कौन। दूसरा इशू है कि बेड को मूव करना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, मैट्रेस और स्टोरेज मिलकर काफ़ी हैवी सेटअप बन जाता है। उसको अकेले उठाना भी मुश्किल लगता है, और हाइड्रोलिक मैकेनिज्म की वजह से उसकी कॉस्ट भी नॉर्मल स्टोरेज बेड से ज़्यादा होती है जनरली। जबकि पुराने स्टाइल के जो लिफ्ट अप स्टोरेज बेड्स होते हैं ना, उनका टॉप मैनुअली खुलता है और सपोर्ट के साथ उसको ओपन भी रखा जा सकता है। मेरे पास दोनों है, हाइड्रोलिक भी और पुरानी तरीके का भी। तो आई स्टिल फील के जो पुराने वाले बेड थे उनको यूज़ करना, उसके अंदर स्टोर करना और चीज़ें निकालना कंपैरेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक बेड्स। और सेकेंड ऑप्शन में आपके पास वो ड्रॉर वाले बेड भी आ जाते हैं, जहाँ रूम में साइड क्लियरेंस अवेलेबल है। ड्रॉर स्टोरेज बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है। बस ड्रॉर खींचा, सामान रखा, बंद किया, पूरा मैट्रेस उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। साइड जो ओपनिंग वाली स्टोरेज होती है ना, वो सामान को सेक्शंस में रखने के लिए भी एक्सेस करने में भी बहुत इजी रहती है। हाँ, ड्रॉर्स तभी सेंसिबल हैं जब बेड के आसपास उन्हें पूरा खोलने की जगह हो। छोटे बेडरूम में पहले ये चेक करना भी ज़रूरी है कि उसको खोला जा सकता है या नहीं जा सकता। तो तीनों में से जो बेड हैं कि जो पुराने तरीके के साइड से खोलने वाले हाइड्रोलिक स्टोरेज या फिर ड्रॉर वाले, वो आप अपने हिसाब से, अपनी यूटिलिटी के, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही चेक करके लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक बेड फैंसी ज़रूर लगता है, कुछ लोगों के लिए यूज़फुल भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये देखकर कि पूरा बेड बस एक फिंगर से ऊपर उठ जाता है, इसके लिए इतने सारे एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ते हैं, क्योंकि जो उसका हाइड्रोलिक मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। पहले ये देखिए कि आपके रूम में कौन सा स्टोरेज प्रैक्टिकली एक्सेस करना आसान होगा, उसी के हिसाब से आप अपनी ऑप्शंस को चूज़ कीजिए। अगली चीज़ जो बहुत ओवररेटेड है कि हम सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं देखते। जब कोई बेड या सोफ़ा खरीदते हैं तो उसके नीचे वो खतरनाक 3 इंच वाला गैप हम जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। अब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत छोटी लगती है, जब तक घर में रहना शुरू ना करो। बेड या सोफ़ा फ्लोर से बस थोड़ा सा ऊपर, इतना नहीं कि उसके नीचे पोंछा जा सके, या फिर जो रोबोटिक मॉप भी आजकल चल पड़े हैं वो भी उसके नीचे नहीं घुस पाते, लेकिन इतना जो उसमें गैप ज़रूर होता है कि उसके नीचे डस्ट, बाल, रैपर और एक मिसिंग सॉक्स आराम से चले जाते हैं। मतलब फर्नीचर के नीचे एक्सक्लूसिव डस्ट लाउंज बना रखा है आपने अपने घर में। और जब आप झुककर देखते हो, अच्छा तो तुम सब यहाँ पे हो, तब दिखता है वो सब कुछ। रोबोट वैक्यूम वहाँ पे जा नहीं सकता, पोछा नीचे जाता नहीं, हाथ आपका अंदर डलता नहीं, तो वो सामान निकलेगा कैसे? फिर आप पतली सी वो डंडी लेकर कोई, या वाइपर की वो जो डंडा होता है उससे निकालने की कोशिश करते रहते हैं। फर्नीचर लेते या बनवाते टाइम ना ग्राउंड क्लियरेंस को सिर्फ लुक से मत देखिए कि दिखने में कैसा लगेगा।
पहले अपने मॉप की या वैक्यूम क्लीनर की जो रिक्वायर्ड हाइट है ना वो चेक कर लीजिए कि एटलीस्ट कितनी जगह आपको लगेगी उसके नीचे कुछ भी निकालने के लिए, क्योंकि सामान तो जाता ही है बेड के नीचे, या फिर डस्ट तो क्लियर करनी है ना, उसके हिसाब से क्लियरेंस रखें। या फिर अगर आपको नहीं रखना है नीचे, गैप आपको पसंद नहीं है, तो लो बेड जो होते हैं बिल्कुल क्लोज, जो फ्लोर के साथ टच करते हैं, वो वाला बनवा लीजिए। लेकिन पर्सनली मुझे वो भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो नीचे से फिर वो बेड खराब होने का भी खतरा रहता है आई थिंक। तो नीचे डस्ट और सामान तो जाएगा ही, लेकिन इतना क्लियरेंस होना चाहिए कि वो प्रॉपरली क्लीन हो सके। जो बीच वाला गैप है ना वो सिर्फ डस्ट को ही सुविधा देता है, हमें नहीं। तो चलिए जी, अब चलते हैं उस जगह पर जहां नया फ्लैट मिलते ही सबसे पहले पिंटरेस्ट खुलता है। अगला ओवररेटेड ट्रेंड, बालकनी कैफे। बालकनी मतलब आर्टिफिशियल ग्रास, क्यूट टेबल, 2 चेयर्स, झूला, प्लांटर्स, फेयरी लाइट्स, सुबह कॉफी का कप। बस अब तो जिंदगी सॉर्टेड है, नया घर, मज़ा ही आ जाएगा। फिर उसके बाद डेली रूटीन शुरू होती है। मंडे आता है, कपड़े धुलते हैं, अब ड्राइंग स्टैंड कहाँ जाएगा? एक तरफ प्लांट्स हैं, दूसरी तरफ झूला है, चेयर्स है, बीच में टेबल है, और आर्टिफिशियल ग्रास के नीचे तो पता नहीं कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप होती रहती है। और बारिश और पानी से झूले के स्टैंड में रस्ट अलग से लग जाती है, झूला भी खराब होता है, और अगर आपने ग्रास लगाई है या फिर फ्लोर है, दोनों के ऊपर ही रस्ट के दाग पड़ते रहते हैं। इंडियन फ्लैट्स में बालकनी सिर्फ एस्थेटिक स्पेस नहीं होती है, कई घरों में वहीं पे कपड़े सूखते हैं, प्लांट्स रहते हैं, क्लीनिंग का सामान होता है, कभी कभी यूटिलिटी एरिया भी वही होता है। तो बालकनी सजाने से पहले उस डेली जॉब्स की लिस्ट बनाइए कि यहाँ पे क्या क्या काम होने हैं। कपड़े कहाँ सूखेंगे, एसी का आउटडोर यूनिट कहाँ पे है, प्लांट्स कहाँ पे ड्रेन होंगे, वॉकिंग स्पेस कितना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट भी तो करनी पड़ती है ना वहाँ पे। फिर उसके बाद जो जगह बचती है उसमें आप डेकोर कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो रील वाला लुक आएगा तभी बालकनी एस्थेटिक लगेगी। आप एक वॉल पे 2 पेंटिंग्स भी लगा देंगे ना, उससे भी खूबसूरती बढ़ जाती है और वो जगह भी नहीं लेती। आप फोल्डेबल चेयर्स और टेबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर लाइट वेट फर्नीचर छोटे बालकनीज में ज़्यादा सेंसिबल रहता है। काम हो तो यूज़ करो, ज़रूरत पड़े तो साइड पे फोल्ड करके रख दो। बालकनी को इतना डेकोरेट मत कीजिए कि उसमें बालकनी वाले काम करने की जगह ही ना बचे। हर बालकनी को कैफे लुक देने की ज़रूरत नहीं होती है। घर प्रैक्टिकलिटी के साथ बनना चाहिए जिसमें आपको रहना इजी हो। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है ब्लैक बाथरूम फिटिंग्स। ये ट्रेंड शोरूम में देखकर ऑलमोस्ट हर किसी को पसंद आता है। हमें लगता है कि लाइट कलर के वॉशरूम जल्दी गंदे हो जाते हैं, ब्लैक डार्क कलर भी है और ट्रेंडी भी लगता है, सुपीरियर भी लगता है, तो ये लगवा लेते हैं। मैट ब्लैक टैप, शावर, टॉवल होल्डर, पूरा बाथरूम प्रीमियम लगने लगता है। लेकिन घर आने के बाद पता चलता है इनका सबसे बड़ा दुश्मन पानी ही है। हार्ड वाटर वाले घरों में 1-2 बार नहाओ और फिटिंग्स पर सफ़ेद सफ़ेद मार्क्स दिखाई देने लगते हैं। मतलब बाथरूम तो साफ़ है पर फिर भी साफ़ दिखता नहीं। और अगर आपको हर दूसरे दिन माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर टैप्स को पॉलिश करना पड़ेगा तो उसका क्या फ़ायदा? तो एक्चुअल में कुछ महीनों के बाद एक्साइटमेंट कम हो जाएगा और क्लीनिंग ज़्यादा शुरू होने वाली है। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर है ना, तो सिर्फ ट्रेंड देखकर ब्लैक फिटिंग्स मत चुनना। ब्रश्ड स्टील, गन मेटल या सैटिन फिनिशेस भी उतने ही प्रीमियम लगते हैं, लेकिन डेली मेंटेनेंस उनमें काफ़ी कम होती है। अगला ओवररेटेड ट्रेंड है एंट्री वे डेकोर। फाइनली घर का वो हिस्सा जो गेस्ट सबसे पहले देखते हैं। वहाँ पे डेकोर तो आप पूरा कर लेते हैं, लेकिन शूज़ वहीं बाहर बिखरे रहते हैं। एंट्रेंस का डिज़ाइन करते समय कंसोल चाहिए, ऊपर राउंड मिरर भी चाहिए, वहाँ पे ऊपर एक लैम्प पड़ा होना चाहिए या फिर एक सुंदर सा वॉस, नीचे बास्केट, बड़ा ही सुंदर लुक आ रहा है। लेकिन सिर्फ रील्स में आता है वो। फिर फैमिली घर में आती है, पापा के शूज़, बच्चों के स्कूल शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, स्लीपर्स, क्रॉक्स, अगर घर में गेस्ट आ गए तो उनके भी शूज़। और फिर क्या होता है, वो जो डिज़ाइनर कंसोल लेके आए थे ना आप, उसके नीचे पूरा फुटवेयर डिपार्टमेंट खुल जाता है। इतने सारे पैसे लगाए डिज़ाइनर सेटअप के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर, और नीचे हवाई चप्पल पड़ी हुई दिखती है। यही है रियल इंडियन फ्यूजन डिज़ाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, एंट्री वे प्लान करते टाइम सबसे पहले सोचिए इस घर में एक्चुअल में कितने फुटवेयर रहते हैं, डेली पेयर्स कहाँ जाएंगे, वेट शूज़ कहाँ रखोगे, गेस्ट आ गए तो उनके फुटवेयर कैसे एडजस्ट होंगे। फिर उसी हिसाब से क्लोज्ड शू कैबिनेट या वेंटिलेटेड शू स्टोरेज प्लान कीजिए।
और अगर आपका इंटरेस्ट छोटा है तो एक डीप कंसोल की जगह पर स्लिम शू कैबिनेट यूज कीजिए, प्लस छोटा सा वॉल मिरर आपका अच्छा सा काम चलाने के लिए काफी है। पहले फंक्शन की जगह निकालिए, जितनी जगह बचे उसमें कंसोल या डेकोर लगाइए, क्योंकि एंट्रेंस का पहला काम इंप्रेशन देना नहीं है, घर में घुसना आसान बनाना है। और शायद यही इन सारे ट्रेंड्स की कॉमन प्रॉब्लम है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें अपने आप में ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी और के घर में कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसे देखकर अपने घर से बिना पूछे उसमें उठा लाते हैं और घर को बोलते हैं तू संभाल लेगा ना, संभाल लेना यार, मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई है। अब घर बेचारा क्या बोलेगा, उसको संभालने की ड्यूटी तो आपकी थी और आपने उल्टा घर पे ही डाल दिया ड्यूटी चीज़ें संभालने की। इसलिए नया घर बनाते समय एक छोटा सा रूल रखिए। पहले से इमेजिन मत कीजिए कि ये चीज़ फोटो में कैसी लगेगी, बल्कि इमेजिन कीजिए कि मंगलवार की सुबह 8:15 बजे ये चीज़ प्रैक्टिकल होगी या नहीं। क्योंकि संडे की कॉफ़ी के लिए घर सजाना शायद आसान है, लेकिन ट्यूसडे की प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए घर को डिज़ाइन करना असली काम होता है। चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।